की इस पत्र परिषद में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और विशेष रूप से आपका मैं आभार भी मानता हूं कि कोविड का कार्यकाल होने के कारण आप सभी से पत्र परिषद के माध्यम से इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन महानगर पालिका के माध्यम से आपको जो प्रेस नोट जाता था, आपने महानगर पालिका की सारी गतिविधियों के साथ में वर्ष भर में संपूर्ण न्याय किया है। इसलिए मैं विशेष रूप से आपका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। महानगर पालिका गत वर्ष 5 तारीख को महापौर के पद का मैंने फॉर्म भरा। 6 तारीख को चुनाव संपन्न हुए और 7 जनवरी 2021 को मुझे महापौर इस पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक विपरीत स्थिति थी, विपरीत वातावरण था और उस विपरीत वातावरण में नागपुर नगरी के महापौर पद के पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद मैं पहला महापौर होऊंगा नागपुर शहर का जिसने पद ग्रहण किया तो मास्क लगा करके किया, और अपनी 1 वर्ष पूर्ति पर आपसे बात कर रहा है तो भी मास्क लगाकर ही करना पड़ेगा। मैं इसका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं कि गत वर्ष भर में करीब 5-5.5 महीने का कार्यकाल कोरोना के कारण बाधित हुआ, और केवल कार्यकाल कोरोना के कारण बाधित हुआ ऐसा ही नहीं, इसके पश्चात एक विधानसभा चुनाव आ गया और उस विधानसभा चुनाव के कारण करीब 1.5 महीने की आचार संहिता लग गई। अब 5 महीने कोरोना, 1.5 महीने आचार संहिता, अर्थात 6.5 महीने का समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। और बाकी सारे महापौरों के साथ जो होता है वो मेरे साथ भी हुआ। हर वर्ष में 52 रविवार होते हैं और 5 दिन का सप्ताह होने के कारण 52 शनिवार भी होते हैं। तो इस प्रकार से 104 दिन तो इन छुट्टियों में चले गए। और इस सब विपरीत वातावरण के बावजूद प्रशासन और पदाधिकारी इसके द्वंद्व को लेकर के हमारा 1 वर्ष महानगर पालिका का लोगों के सुर्खियों में था। इसलिए उस स्थिति से बाहर निकलकर सार्वजनिक सौहार्द के वातावरण में सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों अच्छे तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं, यह जनता के बीच में स्थापित करना नितांत आवश्यक था। और सारे प्रेस के सहकार्य से मैं वो सब करने में सक्षम साबित हो सका। कारण प्रेस ने एक सहयोग की और सकारात्मक भूमिका रखी, और वर्षों से मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से जो मित्रवत संबंध रहे हैं उसका मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद के रूप में जो प्रतिफल मिला, उसके कारण कभी भी प्रेस ने प्रशासन और पदाधिकारी आपस में लड़े ऐसा छापा नहीं। इसके कारण शायद हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके। काम करते समय मैंने जब पहले दिन प्रेस ली थी, उस दिन मैंने कुछ बातें कही थी, और उस दिन कही हुई बातों में भी मुख्य बात यही थी कि महानगर पालिका आने वाले वर्ष में मूल रूप से शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देगी। और इसके वर्ष भर में हमने जो योजना बनाई, वो योजना भी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ही मूल रूप में बनाई है। आपके पास 2 प्रेस नोट है, एक प्रेस नोट विस्तारित प्रेस नोट है और एक प्रेस नोट में केवल बुलेट लाइन दी हुई है कि कौन कौन से कार्य किस किस सेक्टर में हमने किए हैं। एक अटल ई लाइब्रेरी का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जो गीतांजलि चौक के पास में महानगर पालिका की एक पुरानी स्कूल थी जिसे हम लोग लाल स्कूल के नाम से जानते थे। उस स्थान पर 12,000 स्क्वायर फीट में यह एक ई लाइब्रेरी का हम निर्माण कर रहे हैं। यह ई लाइब्रेरी 4 मंजिल ई लाइब्रेरी है। यह आने वाले नागपुर के भविष्य की दृष्टि से ई लाइब्रेरी किस प्रकार से बननी चाहिए उसका एक साक्षात प्रतिमूर्ति रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से समर्पित इस ई लाइब्रेरी में एक फ्लोर डेडिकेटेड बुक्स के लिए है और उस फ्लोर में बच्चों की रीडिंग की व्यवस्था की गई है। जो दूसरा फ्लोर है, उस फ्लोर में एक साथ 50 बच्चे संगणक पर बैठकर, कंप्यूटर पर बैठ करके ई लर्निंग कर सकते हैं, इस प्रकार का नियोजन किया गया है।
दोनों फ्लोर में एक बात का और नियोजन किया गया है कि दोनों फ्लोर में ओपन टेरेस रखी गई है, ओपन गैलरी रखी गई है, जिस गैलरी में 4 टेबल रहेंगे। एट ए टाइम एक टेबल पर 4 लोग बैठ करके ग्रुप डिस्कशन कर सके। इस दृष्टि से 16 लोग दोनों फ्लोर में पढ़ाई के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन कर सके, इस प्रकार का भी नियोजन है। जिस फ्लोर में कंप्यूटर की व्यवस्था है उस फ्लोर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की व्यवस्था की गई है कि बच्चे पढ़ने के बाद वहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी लाभ ले सकेगा। इसी के साथ साथ जो बुक वाला फ्लोर है उस फ्लोर पर एक अलग से कैबिन दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए बना हुआ है। 2 दृष्टिहीन दिव्यांगों के लिए 2 ब्रेल लिपि के कंप्यूटर वहां रहेंगे और टॉकिंग कंप्यूटर भी वहां रहेगा, जिससे दृष्टिहीन दिव्यांग वहां आकर के शिक्षण प्राप्त कर सकेगा। और उसे आवश्यकता महसूस हुई तो ब्रेल लिपि में प्रिंट आउट निकालने के लिए वहां पर प्रिंटर भी रहेंगे, जिससे दृष्टिहीन दिव्यांग वहां पर ब्रेल लिपि के प्रिंट आउट निकाल सकेगा। इस लाइब्रेरी का संपूर्ण संचालन भारत सरकार की जो सेंट्रल ई लाइब्रेरी है IIT खड़गपुर, उसके सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, इस प्रकार का नियोजन किया है। इस विषय में उनको पत्र दे करके उनसे स्वीकारोक्ति भी प्राप्त हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका टोटल गवर्नेंस ही खड़गपुर के लाइब्रेरी के माध्यम से हो। अगर वह सफलता मिलती है तो देश की ऐसी पहली लाइब्रेरी होगी जो IIT खड़गपुर द्वारा संचालित की जाएगी। इस लाइब्रेरी की एक विशेषता यह भी है कि विश्व के जितने भी आविष्कार होते हैं वो उनके राष्ट्रभाषा में होते हैं। चाइना में चाइनीज में होते हैं, फ्रांस में फ्रेंच में होते हैं, जापान में जैपनीज में होते हैं। विश्व का कोई भी आविष्कार अगर उनकी भाषा में हुआ है तो उसको ट्रांसलेट करके हम हमारी भाषा में, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में उसको सुन भी सकें और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकें, इसकी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। यहाँ जो भी लिटरेचर रहेगा हम अपने पेन ड्राइव में उसको ले जा करके प्रिंट आउट निकाल सके, इसकी भी व्यवस्था है। और उस जगह पर प्रिंट आउट नाम मात्र शुल्क पर उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का भी नियोजन वहां पर किया गया है। ये सारी चीजें करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, ये बच्चे फैकल्टी वाइज पढ़ने के लिए आते हैं और बच्चों को ऐसा लगा कि उनके किसी फैकल्टी के किसी अच्छे लेक्चरर का गेस्ट लेक्चर होना चाहिए या किसी प्रकार से किसी सब्जेक्ट वाइज कोई सिम्पोजियम होनी चाहिए या कोई वर्कशॉप होना चाहिए। तो नीचे में फर्स्ट फ्लोर पर एक ऑडिटोरियम बना हुआ है, जिस ऑडिटोरियम में एट ए टाइम 75 लोग बैठ सकेंगे। उस ऑडिटोरियम के माध्यम से बच्चे वहां सेमिनार भी कंडक्ट कर सकेंगे, इस प्रकार का भी नियोजन किया गया है। देहात का बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ आकर के पढ़ सके, इसलिए नीचे लॉकर रूम है, जिस लॉकर में वो अपना सामान रख करके पढ़ाई कर सके। बुक्स वाले फ्लोर में भी और कंप्यूटर वाले फ्लोर में भी आपकी कीमती वस्तुओं को रखने के लिए अलग से लॉकर बना हुआ है। बुक्स में ई टैगिंग लगी होगी कि वहां से कोई व्यक्ति बुक को बाहर नहीं ले जा सकेगा, अगर ले जाएगा तो बीप बजेगी और जानकारी हो जाएगी कि पुस्तक बाहर जा रही है। जिसके पास लाइब्रेरी की सदस्यता रहेगी उसे अनुमति के साथ में पुस्तक ले जाने की अनुमति प्राप्त होगी। ये सारे बच्चे वहां पढ़ेंगे और बाहर का भी बच्चा वहां आएगा, इसलिए लाइब्रेरी के 4th फ्लोर के ऊपर में एक पेंट्री बनी हुई है जहां बच्चों के भोजन की व्यवस्था रहेगी और वहां एक चूल्हा ऐसा भी रहेगा जिस चूल्हे पर बच्चा अगर अपने हाथ से कुछ बना करके खाना चाहता है, आजकल बड़े प्रमाण में बच्चे नूडल्स और ओट्स अपने हाथ से बना के खा लेते हैं, तो उसका भी नियोजन वहां पर किया गया है कि बच्चा अगर वैसा करना चाहता है तो वैसा भी वहां कर सकता है करके। इस संपूर्ण लाइब्रेरी का संचालन एयर कूल्ड लाइब्रेरी होगी और इसके ऊपर सोलर लगा होगा और सोलार से संपूर्ण सिस्टम का संचालन होगा, इस प्रकार का नियोजन वहां किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले हम उस लाइब्रेरी का लोकार्पण कर लें और निश्चित अवधि में उस लाइब्रेरी को परिपूर्ण करके हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए 2019 में मकर संक्रांति के दिन मैंने इस लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया था और 2 वर्ष में करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से बन करके यह लाइब्रेरी तैयार हुई है, जिसका हम लोग लोकार्पण कर सकेंगे। महानगर पालिका ने अंग्रेजी माध्यम की 6 स्कूलें प्रारंभ की है आकांक्षा फाउंडेशन के माध्यम से। इस वर्ष KG1 और KG2 है। आने वाले वर्ष में लगातार
वहाँ 12वीं तक की क्लास प्रारंभ हो जाएगी और महानगर पालिका के माध्यम से 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे। यह आकांक्षा संस्था मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में महानगर पालिका के 21 विद्यालय चला रही है। वही नागपुर में एक साथ 6 विद्यालय चला रहे हैं और महानगर में अच्छा रिस्पांस मिला है। सारी की सारी महानगर पालिका की KG1 और KG2 की जो बच्चों की सीट थी वे सारी की सारी परिपूर्ण हो चुकी है और आने वाले वर्ष में हम लोग फर्स्ट का एडमिशन वहाँ पर लेंगे। ऑनलाइन बच्चों का एजुकेशन हो रहा है। बच्चों को जो शिक्षण साहित्य का वितरण था वो महानगर पालिका के और आकांक्षा के माध्यम से पेरेंट्स को बुला करके, बच्चों को बुला करके शिक्षण साहित्य का वितरण किया जा चुका है। महानगर पालिका के अंदाजन 2000 बच्चों को, एक्चुअल आंकड़ा जो है वो 1900 कुछ का है, आपके पास प्रेस नोट में है। ये 2000 बच्चों को कंप्यूटर टैबलेट वितरण का निर्णय हमने लिया था। कोविड के कारण प्रक्रिया विलंब से हुई, लेकिन हम लोग हमारे महानगर पालिका के बच्चों को ये टैबलेट दे सके और टैबलेट देने के पश्चात बच्चों ने उसका वापर भी प्रारंभ कर दिया है और टैबलेट की क्वालिटी अच्छी होने के कारण अभी तक किसी भी बच्चे ने उसका टैबलेट चालू नहीं है, बंद है, इस प्रकार की एक भी शिकायत उसने दर्ज नहीं कराई है। बच्चे इस टैबलेट का उपयोग केवल और केवल शिक्षा के लिए कर सके, इसलिए उसमें इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है कि बच्चे केवल और केवल शिक्षा के दृष्टि से ही उस टैबलेट का उपयोग कर सके। इस प्रकार का नियोजन उसको देते समय ही सॉफ्टवेयर डाल करके किया गया है। महानगर पालिका की एक संकल्पना मैंने व्यक्त की थी कि सुपर 75। जब मैंने आयुक्त महोदय के सामने यह विषय रखा तो उन्होंने कहा था कि आप संकल्पना कर रहे हैं लेकिन निःशुल्क पढ़ाने को तैयार कौन होगा। और नागपुर शहर की ओनर ऑफ ट्यूशन क्लासेस जो एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बुंद्रे हैं, सचिव डॉक्टर गणवीर जी हैं, इस सब लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली। महानगर पालिका ने गत वर्ष बच्चों की ऑनलाइन परीक्षा ली। ऑनलाइन परीक्षा लेकर के 75 बच्चों का चयन किया, 16 बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा कि अगर कुछ बच्चे नहीं आते तो उन्हें रिप्लेस करके दूसरे बच्चों को लिया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। अब करीब करीब पिछले 10 सप्ताह से ऑफलाइन क्लासेस शुरू है और ये ऑफलाइन क्लासेस नेताजी स्कूल में हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर क्लास में भी जाके आया। वहाँ मुझे 75 में से 60 बच्चे ही हाजिर दिखे। मैंने पेरेंट्स की मीटिंग ली, सारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी कि आप इसको महानगर पालिका कोई ट्यूशन क्लास ले रही है या एक्स्ट्रा क्लास ले रही है ऐसा ना समझे। बाहर बड़ी क्लासों में जो लोग 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस दे करके पढ़ने जाते हैं, वही सारे शिक्षक अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए आपके बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। इसलिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए की शिक्षा महानगर पालिका आपके बच्चे को निःशुल्क दे रही है। इस संजीदगी को आप देखिए और बच्चा एक भी क्लास मिस ना करे, इस प्रकार का पेरेंट्स से हमने रिक्वेस्ट की। उसके सकारात्मक स्वरूप भी दिखाई दिए और अभी पढ़ संख्या बढ़ गई है। अभी भी 100% 75 बच्चे तो रेगुलर नहीं आ रहे हैं, लेकिन 65 से 70 के आसपास बच्चे रहते हैं। एक दो बच्चे अलग अलग गैर हाजिर रहते हैं। जो रेगुलर अब्सेंटी थी उसको हमने अंकुश लगा दिया। इसमें 25 बच्चे JEE के दृष्टि से तैयार हो, 25 बच्चे जो है वो PMT के दृष्टि से तैयार हो, 25 बच्चे NDA के दृष्टि से तैयार हो। पेरेंट्स के सामने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें हमने प्रहार की टीम को बुलाया था। प्रहार की टीम ने NDA के बारे में पेरेंट्स को जानकारी दी, कारण सामान्य व्यक्ति को NDA के बारे में जानकारी नहीं होती है और 10वीं के बाद NDA का प्रशिक्षण प्रहार के माध्यम से भी उन्हें मिलना चाहिए। इस प्रकार से हमने कहा है। मैं बीच में सेवा सदन विद्यालय के एक कार्यक्रम में गया था। सेवा सदन की अध्यक्षा कांचनताई गडकरी ने भी कहा है कि अगर आपके बच्चे NDA के दृष्टि से प्रिपेयर करना है तो सेवा सदन महानगर पालिका के बच्चों को NDA के दृष्टि से प्रशिक्षण 10वीं के बाद में निःशुल्क देने की व्यवस्था करेगा। ऐसी 2 संस्थाएं हैं जो बच्चों को NDA का प्रशिक्षण देगी। महानगर पालिका ने नागपुर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर एक प्रकल्प किया है कि शहर के 84 पुतले, इन 84 पुतले जो हैं इनकी देखभाल महानगर पालिका के पुतले रहेंगे और इसकी देखभाल नागपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी। नागपुर विश्वविद्यालय की NSS की टीम इसकी देखभाल करेगी। NSS की टीम के साथ में महानगर पालिका के प्रस्ताव को एकेडमिक काउंसिल ने, यूनिवर्सिटी ने मान्यता दी। उसके बाद एक MOU हुआ और गांधी जयंती के दिन से नागपुर महानगर पालिका और नागपुर विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्रकल्प की शुरुआत की गई। मैं बीच में एक कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय जी के साथ में नागपुर विद्यापीठ के एक कार्यक्रम में था। आपको कहते हुए मुझे खुशी महसूस हो रही है
कि नैक कमेटी नागपुर आई थी और नैक कमेटी ने नागपुर में आने के बाद नागपुर विश्वविद्यालय से पूछा कि आप नया क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हम लोग एनएसएस की टीम के माध्यम से पुतलों की देखरेख कर रहे हैं और हमारे जो बच्चे पुतलों की देखरेख करेंगे उन बच्चों को नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से फ्री फायर फाइटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। तो उन्होंने पूछा उनसे कि केवल नागपुर शहर को दोगे या पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को देंगे। तो उन्होंने बताया कि महानगर पालिका ने यूनिवर्सिटी जहां तक है कहीं का भी बच्चा अगर होगा तो उसे फ्री फायर फाइटिंग देने का एमओयू हमारे साथ किया है। इसलिए ग्रामीण का बच्चा भी अगर पुतलों की देखरेख करेगा तो हम उसको भी फायर फाइटिंग ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार का निवेदन किया। नैक कमेटी को यह विषय अच्छा लगा। मुझे कहते हुए खुशी होती है कि नागपुर के वीसी ने पूरे देश के वीसी के साथ में वीसी के माध्यम से संपर्क किया और हमारा जो एमओयू है नागपुर विश्वविद्यालय का और नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये पूरे भारत के वीसी को शेयर किया गया और अब यह कहीं ना कहीं पूरे देश में यूजीसी के माध्यम से इस प्रकार से एनएसएस यह काम आज़ादी 75 में एक संकल्प के रूप में कर सके, इस प्रकार का नियोजन किया गया है। एक बात कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये तो हमने कर लिया, लेकिन 16 और 17 तारीख को ऑल इंडिया मेयर कॉन्फ्रेंस वाराणसी में थी। वहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना करी कि एनसीसी के विद्यार्थियों से हमने इन पुतलों की देखरेख करानी चाहिए और नागपुर महानगर पालिका एनएसएस से करवा चुकी थी। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो उद्बोधन किया उसमें महानगर पालिका का किया गया एक कार्य भी अब अनायास ही उनके मुखारबिंद से योजना निकली होगी। मैं ये नहीं कहता कि महानगर पालिका की योजना उन्होंने कही, लेकिन ऐसा सहयोग हो गया। महानगर पालिका के माध्यम से मुंबई की एक संस्था है, जो संस्था मोबाइल संगणक लेबोरेटरी उपलब्ध करा रही है। महानगर पालिका को उन्होंने 2 बसेस दी है और मोबाइल संगणक प्रशिक्षण महानगर पालिका के बच्चों को मिल सके, इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। इसके अलावा गरोबा मैदान में महानगर पालिका की एक पुरातन स्कूल थी, करीब 1.5 एकड़ का प्लॉट है। वहाँ 5 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग एक आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, जहाँ खेल खेल में बच्चे विज्ञान को सीख सके। महानगर पालिका के बच्चे, शहर के प्राइवेट स्कूल के बच्चे वहाँ प्रयोग करने आ सके और सिलेबस का एजुकेशन वहाँ खेल खेल में कैसे दिया जा सकता है, इसके दृष्टि से प्रशिक्षण किया जा सके। ऑल इंडिया लेवल पर भी यहाँ अनुसंधान के लिए बच्चे आ सके और यहाँ कहीं ना कहीं पूरे भारत में हो रही जो बच्चों की गतिविधियां हैं विज्ञान से जुड़ी हुई, उसको हम एक दालान के नीचे एकत्रित कर सके, इस प्रकार का हमने नियोजन किया है। और विदर्भ के हमारे सुपुत्र जो है, जिन्होंने भारत को परम कंप्यूटर दिया, ऐसे विजय भटकर जी, इनके नाम से इस हमारी विज्ञान प्रयोगशाला को निर्माण करने का हमने निर्णय लिया है। बजट में इसके लिए 5 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसका नक्शा बन के तैयार है, टेंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी यह टेंडर में आ जाएगा और हम संभव हुआ तो हम इसका भूमि पूजन हमारे कार्यकाल में ही कर लेंगे। महानगर पालिका के 16,000 बच्चों को मुझे कहते हुए खुशी होती है कि लॉयंस क्लब मुंबई के वाइस प्रेसिडेंट नागपुर आए थे। उनका समधियाना नागपुर में, मराठी में समधियाना को क्या कहेंगे, उनकी बेटी नागपुर में दी हुई है। वो नागपुर आए थे, दिवे जी से, हमारे शिक्षण सभापति से मिले और उन्होंने महानगर पालिका की गतिविधियों के बारे में जब जानकारी दी तो लॉयंस क्लब ऑफ मुंबई के माध्यम से एक बायजूस नाम का एजुकेशन ऐप है, जो देश का सबसे महंगा ऐप कहलाता है। महानगर पालिका के 16,000 बच्चों को निःशुल्क वो ऐप देने का लॉयंस क्लब ने निर्णय लिया है। बहुत जल्दी ये 16,000 बच्चे बायजूस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। ये नियोजन भी नागपुर महानगर पालिका ने किया है। महानगर पालिका 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 अभ्यासिकाओं की शुरुआत करने जा रही है। इसमें से 4 अभ्यासिकाओं का मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। एक अभ्यासिका हम लोग कोलबा स्वामी जी के नाम से गोलीबार चौक के पास नानबा किलो में वहां करने जा रहे हैं। दूसरी अभ्यासिका मेहंदी बाग में सुभाष चंद्र जी बोस के नाम से एक लाइब्रेरी है, वहां करने जा रहे हैं। तीसरी अभ्यासिका गोधनी में एक मंदिर के पास में बहुत सुंदर महानगर पालिका ने वाचनालय बांधा है, वहां करने जा रहे हैं। और चौथा जो नामांतर शहीद स्मारक हमारे यहाँ उत्तर नागपुर में बना हुआ है, वहां करने जा रहे हैं। इस प्रकार से 4 स्थान का चयन हो गया है। 2 विधानसभा क्षेत्र के स्थानों का चयन होना है। इस विषय को लेकर के एक पॉलिसी बनी हुई है जो महानगर पालिका के आने वाले सभागृह में रखी जाएगी।
ये प्रगल्भ विद्यार्थी की संकल्पना ऐसी है कि महानगर पालिका के परिक्षेत्र में रहने वाला गरीब विद्यार्थी नाममात्र शुल्क में लाइब्रेरी में आकर के एमपीएससी, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। चंद्रपुर ने इस प्रयोग को किया है, ये कोई मेरे मस्तिष्क की संकल्पना नहीं है। चंद्रपुर ने इसको सकारात्मक रूप से साकार किया है। केवल 300 रुपए में चंद्रपुर में बच्चा जाकर के वहां पढ़ाई करता है और पढ़ने के बाद उसे संपूर्ण स्टडी मटेरियल जो है, जिस संस्था को इसका मेंटेनेंस दिया वो उसे स्टडी मटेरियल भी देती है, उसकी काउंसलिंग भी हर महीने में 2 बार होती है और इस दृष्टि से उसकी समस्या का निराकरण करने के लिए भी काउंसलिंग की जाती है। इस प्रकार का नियोजन वहां जैसा किया गया है, उसी प्रकार नागपुर की परिस्थिति में नई पॉलिसी बना करके हम लोग करने जा रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय का इसमें कहना यह था, पिछले सभागृह में ये पॉलिसी आ सकती थी। आयुक्त महोदय जी का कहना यह था कि पुणे में अच्छी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हम इसका बढ़ाते हैं और उस दृष्टि से आयुक्त की सूचना को ग्राह्य करके एक नई पॉलिसी बनी है जो आने वाले सभागृह में हम लाएंगे और इस प्रगल्भ विद्यार्थी योजना को भी पूर्ण रूप से साकार करेंगे। पर्यावरण को लेकर के महानगर पालिका ने बहुत सारे कार्य किए हैं। एक वंदे मातरम उद्यान का हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। वंदे मातरम उद्यान मध्य नागपुर में बन रहा है। मध्य नागपुर में एम्प्रेस मॉल के सामने 1,22,000 स्क्वायर फीट की जगह पर ये वंदे मातरम उद्यान का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। बाकी बगीचों से ये बगीचा एकदम अलग होगा। यह देश के वे वीर सपूत जिन्हें भारत की सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने रक्त से भारत माता का अभिषेक करके इस देश को आजादी दिलाई है और एकता अखंडता को कायम रखा है, ऐसे वीर सपूतों को समर्पित यह गार्डन होगा। इस गार्डन में बच्चों के खेलने के लिए अलग से बच्चों का प्ले एरिया होगा, सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की अलग से व्यवस्था होगी, वॉकिंग के लिए पूरे पेरिफेरी में एक वॉकिंग ट्रैक होगा। साथ ही साथ में केवल 21 परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित यह होगा ऐसा नहीं है। यहाँ पर वीर ट्रॉफी के रूप में एक T-72 टैंक रखा होगा, यहाँ पर एक मिग विमान रखा होगा और एक हेविसर तोप रखी होगी जो सेना के तीनों भागों को वहां प्रदर्शित कर सकेगी। इस प्रकार का नियोजन वहां किया गया है। यह जो 21 परमवीर चक्र विजेता है, इनके जीवनी का एक ऑडियो वहां हर घंटे में बजेगा और हर घंटे में 4 वीर सपूत के बारे में वहां जानकारी दी जाएगी और आह्वान किया जाएगा कि आप भी भारत की सेना में भर्ती हो। सेना के प्रति आकर्षण करने के लिए एक अलग स्थान ये तय होगा। इसी के साथ साथ वहां एक एम्फी थिएटर बन रहा है जिसकी कैपेसिटी 250 लोगों की होगी। उस एम्फी थिएटर को नागपुर के लोगों को समर्पित किया है। नागपुर शहर और नागपुर जिले के वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में बलिदान दिया है, उनको समर्पित वह हमारा एम्फी थिएटर होगा जिसमें 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी। उसका जो बैकड्रॉप होगा, उस बैकड्रॉप पर सारे लोगों के नाम लिखे होंगे। वहां जो भी कार्यक्रम होगा वह इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, इन बलिदानियों को समर्पण करते हुए, उन्हें याद रखते हुए कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ में देश की आजादी में एक हिंदुस्तानी लाल सेना नागपुर में बनी थी। जिस प्रकार से आजाद हिंद सेना बनी थी, उसी प्रकार से हिंदुस्तानी लाल सेना, उस हिंदुस्तानी लाल सेना का इतिहास भी उस वंदे मातरम उद्यान में हम लोग दर्शाएंगे। इसलिए सेना और भारतीय स्वतंत्रता इन दोनों को समर्पित यह उद्यान होगा और कहीं ना कहीं मिलिट्री का फील आना चाहिए। इसलिए वहां जो पुराने प्रशस्त पेड़ है, जो 30-30, 40-40 साल पुराने पेड़ है, उन पेड़ों के बीच में एक बांबू का ब्रिज बनाया जा रहा है जिससे सेना की फीलिंग आ सके और वहां कुछ एडवेंचर स्पोर्ट हम लोग कर सके। इस प्रकार का भी नियोजन किया है। इस प्रकार का एक सामान्य से अलग एक वंदे मातरम उद्यान हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका प्रवेश द्वार लाल किले जैसा बनेगा। इस प्रकार का भी वहां पर नियोजन किया है। यह भी नागपुर शहर की जनता के दृष्टि से बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार का हम लोग नियोजन कर रहे हैं। बहुत जल्दी यह 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 3 परमवीर चक्र विजेता जीवंत है। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे पत्राचार करके और यहाँ की एक्स सर्विस मैन संस्था से बात करके कि उन्हें बुला करके उनके हाथ से ही हम इसकी शुरुआत करा सके। वैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वहाँ पर प्रारंभ हो गई है, लेकिन हमारी इच्छा है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति आके इसकी कोणशिला रखे तो शायद यह बहुत अच्छे से साकार होगा। और आपको बताने में खुशी होती है, देश में, पूरे देश में सेना के वेटरन्स को समर्पित एक ही जगह है, वो है वॉर मेमोरियल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में बनाई है। उसके बाद
देश में यह पहला उद्यान होगा जो परमवीर चक्र विजेताओं को समर्पित होगा। यह भी नागपुर के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय होगा, ऐसा मुझे लगता है। महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग 75 ऑक्सीजन जोन बनाना चाहते हैं। ऑक्सीजन जोन से तात्पर्य बल्क में एक साथ एक ही जगह पर पेड़ लगने चाहिए, ऐसी संकल्पना है। मिनिमम 250 और मैक्सिमम कोई निश्चित नहीं है। इसमें पीपल के, बड़ के, नीम के, जो भारतीय प्रजाति के पेड़ है, इसमें कदम का पेड़ है, साथ ही साथ में बकुल का पेड़ है, जिसमें फल भी लगता है और पक्षी आकर के बैठता है। ऐसे पेड़ों को हम एक साथ एक छत के नीचे रोपित कर रहे हैं। महानगर पालिका के माध्यम से अभी तक 39 हमारे ऑक्सीजन जोन की तैयारी हो गई है। 15 अगस्त तक हम पूरे के पूरे 75 ऑक्सीजन जोन का निर्माण कर लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। महानगर पालिका के माध्यम से पर्यावरण की दृष्टि से महानगर पालिका ने 40 इलेक्ट्रिक बस खरीदने का निर्णय लिया है। इसमें एक हमारे पास आ गई है। दिसंबर एंड तक उसने 40 के 40 बस देना चाहिए था, उसने आपूर्ति नहीं की, इसलिए उसको पेनाल्टी क्लॉज के अंतर्गत महानगर पालिका ने नोटिस दिया है। और अगर उन्होंने तुरंत बस उपलब्ध नहीं कराई तो उनसे पेनाल्टी वसूलने का काम भी महानगर पालिका के माध्यम से किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के माध्यम से कल ही हस्ताक्षर हुआ। 15 बस इसमें और जुड़ेगी और 15 बस जुड़ने से 40 और 15 ये 55 बस हो जाएगी। और इन 55 बस के अलावा महाराष्ट्र सरकार के हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं नौजवान ठाकरे जी, उन्होंने भी एक घोषणा की है कि वे नागपुर महानगर पालिका को इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। वे पैसे अगर महानगर पालिका को आ जाते हैं तो हम 160 इलेक्ट्रिक बस खरीद सकेंगे। और यह सारी बस आ गई तो हम 235 बसों का संचालन नागपुर में इलेक्ट्रिक से करा सकेंगे। और इस दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का व्यवस्थापन करने के लिए भांडेवाड़ी में एक जगह है जो L&T कंपनी को स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने दी थी, वह L&T प्रयोग चालू नहीं कर सका, इसलिए उस जगह पर चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक बस का सर्विस स्टेशन बन सके। इस प्रकार का प्रस्ताव स्थायी समिति से पारित हो गया है, वह सभागृह में आएगा और हम तुरंत सभागृह से उसको अनुमति प्रदान करेंगे। महानगर पालिका की 70 बसेस जो डीजल से चलती थी उसको CNG पर परावर्तित किया है। आने वाले भविष्य में 100 बसेस CNG पर परावर्तित हो जाए, इस प्रकार से पर्यावरण को समर्पित यह कार्यक्रम है। सोनेगांव तालाब, गांधी सागर तालाब, साथ ही साथ में पुलिस लाइन टाकली का तालाब, इसका सौंदर्यीकरण, इसका सुधार महानगर पालिका ने करने का निर्णय लिया है। काम जारी है, दोनों जगह द्रुत गति से काम जारी है। और मुझे विश्वास है कि मार्च से पहले गांधी सागर तालाब का यह जो जिसे हम लोग गांधी सागर का उत्तर दिशा का भाग कहते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी बनकर के तैयार हो जाएगी जिससे नागपुर कर संकल्पना कर सकेंगे कि आने वाले भविष्य में यह तालाब इस प्रकार से दिखाई देगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महानगर पालिका के पास 2 प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव चेन्नई से है और दूसरा प्रस्ताव डच कंपनी का आया है। डच कंपनी का प्रस्ताव ऐसा है कि वो नागपुर में होने वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से वो पूरा का पूरा CNG बनाएंगे। और चेन्नई की कंपनी का प्रस्ताव ऐसा है कि वह ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगी। चेन्नई में वह प्रकल्प जारी भी है, वह प्रकल्प प्रारंभ भी है और महानगर पालिका में ने उसका प्रेजेंटेशन देखा। आचार संहिता के कार्यकाल में ये प्रेजेंटेशन होने के कारण आयुक्त ने और महापौर ने दोनों ने अलग अलग कक्ष में इस प्रेजेंटेशन को देखा है। तत्वतः चेन्नई वाला प्रोजेक्ट चालू है और जो डच कंपनी का प्रोजेक्ट है ये जर्मन सरकार के माध्यम से जर्मनी में जारी है। दोनों के पेपर्स आने के बाद में उसकी वायबिलिटी निरी को चेक करने के लिए कहा है। निरी ने दोनों के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट भेजा है कि दोनों प्रकल्प नागपुर में शुरू किए जा सकते हैं। ये दोनों प्रकल्प की ब्यूटी यह है कि इसमें महानगर पालिका को 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। और जो डच कंपनी है वो नागपुर शहर में 25 हेक्टेयर जमीन खरीदेगी और खुद की जमीन के ऊपर में महानगर पालिका के इस प्रकल्प को लगाएगी। हम केवल कचरा उपलब्ध करा करके देंगे। यह सारे प्रिकॉशन इसलिए लेने पड़े, ये हमारे जो पिछले अनुभव थे कचरे के प्रोसेस को लेकर के वो बड़े गंभीर थे, इसलिए सारे प्रिकॉशन हमने लिए हैं। यह जो चेन्नई की कंपनी है इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी 2 एकड़ की जमीन देगी और यहाँ 50 मीट्रिक टन का प्रकल्प ये लोग प्रारंभ करेंगे। इस दृष्टि से दोनों प्रकल्प आने वाले सभागृह में हम लोग लाएंगे। सभागृह से चर्चा होने के बाद सभागृह की सम्मति सकारात्मक रूप से इसे रही तो हम लोग दोनों प्रकल्प करेंगे। इसमें जो डच कंपनी है वह कंपनी CNG भारत सरकार का जो पूल है
गैस खरीदने वाला उसको नागपुर की गैस बेचेगी। और यह भी उनसे सकारात्मक जो चर्चा हुई है कि सीएनजी से होने वाली जो कमाई रहेगी उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। इस प्रकार की ब्यूटी उस प्रोजेक्ट के माध्यम से महानगर पालिका को प्राप्त होगी। और ये 1000 टन कचरा प्रतिदिन प्रोसेस कर सकेगी, इस प्रकार का नियोजन रहेगा। यह दोनों अगर सकारात्मक रूप से साकार हो जाते हैं तो नागपुर शहर में जो प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला कचरा है उसका 100% विलेवाट हम लोग कर सकेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। महानगर पालिका के शमशान घाट ग्रीन क्रीमेटोरियम बने। दिल्ली के एक घाट को ग्रीन क्रीमेटोरियम के रूप में तब्दील किया गया है। केंद्र सरकार से 15वें वित्त आयोग के माध्यम से एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो निधि प्राप्त हुई है उस निधि से हम लोग ग्रीन क्रीमेटोरियम के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निरी ने ही ग्रीन क्रीमेटोरियम की डिजाइन बनाई है, इसलिए निरी के माध्यम से ही हम लोग शहर के घाटों को ग्रीन क्रीमेटोरियम में परावर्तित करने जाएंगे। इसके अलावा निरी में हमने एक बैठक ली थी और निरी के एक साइंटिस्ट लाल सिंह, उन्होंने बताया था कि हम रास्ते में जो रोड डिवाइडर में पेड़ लगाते हैं वो पौधे इस प्रकार से लगाए कि जिससे साउंड पॉल्यूशन कम हो सके, वायु प्रदूषण कम हो सके। तो लाल सिंह जी के नेतृत्व में अभी जो हमारे महानगर पालिका के टेंडर हुए हैं रोड डिवाइडर के, हम लोग ऐसे पौधे लगा रहे हैं जिससे साउंड पॉल्यूशन कम हो सकेगा, जिससे वायु प्रदूषण कम हो सकेगा। इस प्रकार के पौधे हम लोग रोड डिवाइडर पे लगा रहे हैं। यह संकल्पना निरी के लाल सिंह जी जो साइंटिस्ट है उनके नेतृत्व में हम लोग नागपुर शहर में साकार कर रहे हैं। इसके अलावा शहर के 100% लाइट एलईडी में हो जाए, ये प्रक्रिया शुरू है। इस आर्थिक वर्ष में 100% लाइट एलईडी में हो जाएंगे। इससे महानगर पालिका की ऊर्जा बचत बड़े प्रमाण में होगी और शहर को एकीकृत रूप में लाइटिंग व्यवस्था देखने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। महानगर पालिका के 11 बगीचों में हमने छोटे एसटीपी लगाए हैं, जिससे वहां गंदे पानी को शुद्धिकरण करके महानगर पालिका के उद्यानों को सिंचित करने का प्रकल्प जारी है। और महानगर पालिका ने यह शुद्ध किया हुआ पानी कंस्ट्रक्शन के लिए भी उपलब्ध कराने की दृष्टि में प्रयास किया है, जो लाल टैंकर से कंस्ट्रक्शन के रूप में ये पानी उपलब्ध किया जा सकेगा, इस प्रकार का नियोजन किया है। पर्यावरण को समर्पित ये प्रकल्प है। इसके अलावा महानगर पालिका ने हेल्थ के सेक्टर में कुछ काम किए। महानगर पालिका ने 75 वंदे मातरम हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया था, जिसमें से 2 हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है। एक हॉस्पिटल भीषण खोरी में है और दूसरा हॉस्पिटल जो है ये पांड्रा खोरी में है। भीषण खोरी का जो हॉस्पिटल है उसका संचालन एक वर्धा की संस्था है, वह संस्था भीषण खोरी के हॉस्पिटल का संचालन कर रही है। और पांड्रा खोरी का जो हॉस्पिटल है उसका संचालन रमेश फुके चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है करके। यह दोनों हॉस्पिटल के बाद यह गति आचार संहिता आने के कारण रुक गई थी। आने वाली 26 जनवरी से पहले नागपुर शहर के 25 वंदे मातरम केंद्र प्रारंभ हो जाए, इस दृष्टि से हमने सारा नियोजन किया है। और 25 वंदे मातरम केंद्र हम लोग 26 जनवरी के पहले प्रारंभ करेंगे और मार्च के पहले 50 से अधिक वंदे मातरम केंद्र नागपुर शहर में प्रारंभ हो जाएंगे, इस प्रकार का नियोजन है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, इलेक्ट्रिसिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, वाटर बिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देगा, लेकिन यहाँ लगने वाले डॉक्टर, मेडिसिन और पैरामेडिकल स्टाफ की जो भर्ती है यह सामाजिक संस्था को करना होगा, जो इसके दायित्व का निर्वहन करेगी। इसके अलावा महानगर पालिका में मैं जब महापौर बना तो 27 यूपीएससी थी। अभी केंद्र सरकार के माध्यम से हमने 51 यूपीएससी को मंजूरी प्रदान की है। यह सारा का सारा हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने मेहनत करी, उसको इसका श्रेय जाता है। साथ ही साथ में जो नई यूपीएससी हमारी सैंक्शन हुई है, इस आर्थिक वर्ष में हम 14 यूपीएससी फिर से कार्यरत कर सके, अर्थात 27 + 14 इस मार्च महीने तक हम लोग कर लेंगे, इस प्रकार का नियोजन है। महानगर पालिका की जो डिस्पेंसरीज थी उसे ही यूपीएससी में कन्वर्ट करने की दिशा में महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिससे कम समय में शासन के द्वारा मिली हुई ग्रांट के आधार पर एक अच्छा स्टाफ करके हम लोग उसका नियोजन कर सके, इसके पीछे की ऐसी भावना है। तो यूसीएससी अर्थात अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हम लोग बना सके। एक मिनी माता नगर में जिसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन हम लोग कर लेंगे। दूसरा नारी में है, वहाँ जगह का विवाद समाप्त होने की कगार पर है। जैसे ही विवाद समाप्त होगा हम लोग नारी में भी उसका भूमि पूजन करके उस कार्य को हम लोग प्रारंभ कर सकेंगे। दाभा में महानगर पालिका के स्कूल के पास में 50 बेड का हॉस्पिटल हम आयुष के माध्यम से बना सके, इसकी प्रोसेस जारी है। राज्य सरकार ने परिपत्र केंद्र सरकार को भेजा है, मंजूरी आने के बाद एक 50 बेड का हॉस्पिटल हम लोग पश्चिम नागपुर में भी बना सकेंगे, ऐसी संकल्पना।
कोविड की इमरजेंसी हेतु नागपुर महानगर पालिका ने 1000 बड़े सिलेंडर इमरजेंसी के लिए महानगर पालिका के पास आरक्षित रखे हैं, कारण पिछले समय जो ऑक्सीजन की टंचाई हुई थी उसे देखते हुए महानगर पालिका ने यह नियोजन किया है। नागपुर विश्वविद्यालय में 200 बेड का हॉस्पिटल हमने प्रस्तावित किया था, 199 बेड का एक्चुअल वो हॉस्पिटल है। माननीय देवेंद्र जी फडणवीस उसमें विशेष रुचि ले रहे हैं। कल शायद देवेंद्र जी के साथ हम उसका विजिट भी करेंगे और अगले सप्ताह हम उसका शुभारंभ भी करेंगे। आने वाले शनिवार को उसका लोकार्पण हम लोग करने जा रहे हैं, जो RPMNU की बिल्डिंग में है। इसके अलावा महानगर पालिका के जितने भी हमारे इंडोर हॉस्पिटल थे, जिसको हमने कोविड हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया था, सभी जगह ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं, सभी जगह। इसमें से केवल एक ऑक्सीजन प्लांट में एक फिल्टर की कमी के कारण हमारा आइसोलेशन का एक ऑक्सीजन प्लांट ऐसा है जो कार्यरत नहीं है, अन्यथा सभी जगह के ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत है। इसमें केवल पांचपौली मैटरनिटी होम में स्टोरेज वाला प्लांट है, बाकी सब जगह PSA प्लांट लगे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसमें से एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो महानगर पालिका ने अपने निधि से खरीदा है, और एक भी प्लांट ऐसा नहीं है जो शासन के निधि से खरीदा है। ये सारे के सारे CSR के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका को प्राप्त हुए हैं। इसमें से जो IGR में प्लांट लगा हुआ है वो CSR के माध्यम से माननीय देवेंद्र जी के प्रयासों से हमें प्राप्त हुआ है। बाकी जो मैटरनिटी होम में लगा है वो हमें मॉइल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमारे यहाँ जो KT नगर में प्लांट लगा हुआ है वो परसिस्टेंट के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सामाजिक दायित्व में हमने ये प्लांट प्राप्त किए और सारे के सारे कार्यरत है। महानगर पालिका ऑक्सीजन से परिपूर्ण है, कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। महानगर पालिका के पांचपौली मैटरनिटी होम में बहुत बड़ी संख्या में गरीब परिवार की महिलाएं प्रसूति के लिए आती है, इसलिए गर्भाशय के कैंसर का परीक्षण भी साथ साथ वहां हो जाए, इसलिए एक NGO के माध्यम से गर्भाशय का कैंसर परीक्षण करने की मशीन हमने वहां पर दी है, और वहां नागपुर शहर की कोई भी महिला उस प्रशिक्षण को करा सकती है। उसका निःशुल्क नियोजन पांचपौली मैटरनिटी होम के माध्यम से हमने दिया। महानगर पालिका के माध्यम से 107 जनरल हेल्थ चेकअप कैंप PHC UPSC के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जिसमें से 91 कैंप हो चुके हैं। विस्तारित परिपत्र में कितने पेशेंट उसमें हैं उसकी जानकारी दी गई है। 75 महापौर नेत्र ज्योति कैंप, 75 महापौर दंत चिकित्सा केंद्र, विस्तारित परिपत्र में कितने पेशेंट ने उसका लाभ लिया है, कितने लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए हैं, इसकी जानकारी भी विस्तारित परिपत्र में दी गई है। जो तिरछी नजर वाले लोग होते हैं, अर्थात तिरछी निगाह से देखने वाले नहीं, जिन्हें तिरछा देखने की व्याधि होती है, बीमारी होती है, उनके निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था भी महानगर पालिका के माध्यम से महात्मा नेत्रपेढ़ी के माध्यम से की गई है। इसमें भी ऑपरेशन कराने के लिए इसमें ज्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन एक का ऑपरेशन हुआ है, 2 पेशेंट वेट लिस्टेड है जिनका ऑपरेशन होगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे। यह योजना भी निःशुल्क है, निःशुल्क तिरछा देखने वाला व्यक्ति सीधा देखना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत इस नियोजन को हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक दायित्व निर्वहन की दृष्टि से महापौर कक्ष में हमने विद्यार्थियों के लिए एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन हो सके, इस प्रकार के कक्ष में उमेश कोठारी नाम के मेरे एक विद्यार्थी मित्र हैं, वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन बैठते हैं। करीब 600 बच्चे इन सुविधा का लाभ ले चुके हैं। इनके बैठने से एक फायदा यह भी हुआ कि महानगर पालिका के बच्चे जब एडमिशन के लिए आए तो अवेयरनेस ना होने के कारण उनके कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं थे, और उनके कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं थे, तो इसलिए उनके कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी महानगर पालिका के माध्यम से हमने कलेक्टर ऑफिस को निवेदन किया है। शायद आने वाले फरवरी में महानगर पालिका के विद्यालय में पढ़ने वाले सारे बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग विद्यालय में ही बना करके दे सकेंगे। इस प्रकार का नियोजन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। एक बच्चे का, इसमें नागपुर का ही बच्चा था, वह दलित संवर्ग का बच्चा था। उसके मार्क्स देखने के बाद वो जो काउंसिलर है उसे ऐसा लगा कि बच्चा IIIT में एडमिशन का पात्र है। अब IIIT में एडमिशन लेना है तो उसे शेड्यूल कास्ट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। 9 दिन में उस काउंसिलर ने उस बच्चे को सर्टिफिकेट बना करके दिया और उस बच्चे का नागपुर के IIIT में एडमिशन हो सका। शायद उस काउंसलिंग सेंटर में नहीं आता तो उसे जानकारी नहीं मिलती और नहीं हो सकता था। आने वाली 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा दिन है। ऐसे 6 बच्चे जिन्हें प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन मिला है उनका इंटरेक्शन प्रेस से हम लोग कराएंगे, जिससे उस सेंटर की कितनी उपादेयता है आपको पता चलेगी और किस प्रकार का बच्चों को लाभ मिल रहा है इसकी भी जानकारी मिलेगी। महानगर पालिका में महापौर बनने के बाद
110 गठई कामगारों को उनका रोजगार दिलाने के लिए उन्हें टपरी उपलब्ध कराने का काम हमने रविदास योजना के अंतर्गत महानगर पालिका के माध्यम से किया। महानगर पालिका के पहले कोरोना के कार्यकाल में 378 ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने महानगर पालिका को भोजन उपलब्ध कराया और महानगर पालिका 22 लाख लोगों तक भोजन दे सके। ऐसे 378 एनजीओ का उनको महानगर पालिका के लिए मिलने वाले सहकार के कारण उनका भी सत्कार महानगर पालिका में हमने कोविड योद्धा के रूप में किया। जिन्हें 75 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है, ऐसे 75 सीनियर सिटीजन्स जिन्होंने नागपुर शहर के लिए कुछ ना कुछ बिरला किया है, उनका भी सत्कार महानगर पालिका के माध्यम से हमने किया। महानगर पालिका के माध्यम से हमने सीनियर सिटीजन के लिए एक ज्येष्ठ कक्ष का निर्माण किया है, जहाँ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के 2 पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन अर्थात मंगलवार और गुरुवार को आकर के बैठते हैं। अगर सीनियर सिटीजन कोई भी शिकायत लेकर के उस कक्ष तक आया तो महापौर कार्यालय के माध्यम से उसकी समस्या का निराकरण हो सके, इस प्रकार का नियोजन हमने किया है। सीनियर सिटीजन डे के दिन हमने महानगर पालिका के माध्यम से 10 जोन में उनके लिए क्रीड़ा स्पर्धा की, उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप किया, उन सभी को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। यह सब महानगर पालिका ने अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से किया है। मैं जब स्थायी समिति अध्यक्ष था तो संयोग देखिए 1962 के युद्ध को कुल मिलाकर के 50 साल हुए थे। मैं अभी महापौर बना हूं तो 1971 के युद्ध को 50 साल हुए और इन दोनों की स्वर्ण जयंती मनाने का सौभाग्य मुझे पदाधिकारी के रूप में मिला। उस समय हमने यशवंत स्टेडियम में नागपुर उत्सव में 1962 के योद्धाओं का सत्कार किया था। अभी 1971 के योद्धाओं का सत्कार भी हमने महानगर पालिका के माध्यम से सुरेश भट्ट सभागृह में किया। नागपुर जिले के 171 ऐसे रणबांकुर हुए हैं जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपनी सेवा दी थी। उन सभी का सत्कार महानगर पालिका के माध्यम से पूर्व सैनिक संगठन के साथ मिलकर के सुरेश भट्ट सभागृह में किया गया। इसके अलावा महानगर पालिका के माध्यम से शहर में 301 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। ऐसे 301 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनके घर के सामने महानगर पालिका एक फलक लगाने जा रही है, जिस फलक में लिखा होगा इस देश की आजादी में इस परिवार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और उसके नीचे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम होगा, महानगर पालिका का लोगो होगा और आजादी 75 का लोगो होगा। घर के बच्चों को भी नहीं मालूम कि उसके दादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया था, तो पड़ोसी को मालूम होना तो बहुत दूर की बात होती है। इसलिए आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले और उस परिवार ने इस देश की आजादी के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये समाज में स्थापित हो। इस दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी से पूर्व हम यह 301 घरों में जो नागपुर शहर में निवास करते हैं उनके घर के सामने यह नाम फलक लगा दें। हमारे इसके लिए जिम्मेदारी मिलिंद मेश्राम जी जो हमारे जीएडी का अभी कार्यभार संभाल रहे हैं उन्हें दी है। उसकी डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी भी नागपुर महानगर पालिका के हमारे जो ड्राइंग टीचर्स है वो उसकी डिजाइन बना रहे हैं और महानगर पालिका के माध्यम से उनके सम्मान में उनके घर पर यह फलक लगे, इस प्रकार का नियोजन भी हम लोग कर रहे हैं। महानगर पालिका के दिव्यांग योजना में 21 प्रकार के दिव्यांग की व्याधियां हैं जिसके लिए 7.5 करोड़ रुपए का नियोजन किया है। आप सबको जानकारी है कि 90 दिव्यांगों को हमने 2-2 लाख रुपए की राशि दी है। बहुत बड़ी संख्या में दिव्यांगों को हमने स्वचलित ट्राइसिकल दी है जो मोटराइज ट्राइसिकल कहलाती है। इसके अलावा जिन दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला उन्हें 50,000 रुपए महानगर पालिका ने दिए। देश में अकेली महानगर पालिका जिसने काम किया है। हमारे यहाँ के 2 धनुर्धर खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागपुर का नाम रोशन कर चुके हैं दिव्यांगों में, उन्हें धनुष देने का काम भी हमने किया है। उसमें से एक विद्यार्थी अभी साई के कैंप में है, फिर से इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहा है। इसके अलावा 2 बेटियां जो दिव्यांग है इन्हें नेशनल खेलने के लिए महानगर पालिका के माध्यम से आर्थिक मदद की गई। उसमें से एक बेटी इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुई लेकिन वो इंटरनेशनल कोविड के कारण नहीं हो सका, अन्यथा उससे वहां जाने की निधि भी महानगर पालिका के माध्यम से मिलती थी। एक बच्चा जिसको सुनाई नहीं देता और बोल नहीं सकता, ऐसे बच्चे को कॉपलर इम्प्लांट करने का प्रस्ताव भी महानगर पालिका से सैंक्शन हो गया है और आने वाले सप्ताह में उस बच्चे के कान का ऑपरेशन करके कॉपलर इम्प्लांट किया जाएगा जिससे वह बच्चा बोल भी सकेगा और सुन भी सकेगा। इस प्रकार का नियोजन भी इस योजना के माध्यम से हमने किया है। एक ब्लाइंड बच्ची है जिसने एप्लीकेशन की है कि उसे ब्रेल लिपि का क्या बोलेंगे हम उसको टैबलेट चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से हमने की है। उसके भी प्रोसेस आने वाले 7 दिन में होकर के शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 तारीख को है, हम कोशिश करेंगे कि उस दिन उस बच्ची को हम लोग उस ब्रेल लिपि का टैबलेट दे सके। इस प्रकार का नियोजन भी हम लोग करने जा रहे हैं।
ई कचरा व्यवस्थापन के दृष्टि से टेंडर तैयार है। टेंडर आने वाले सप्ताह में आपको अखबार में प्रकाशित होता हुआ दिखेगा। शहर के 125 चौराहों पर 125 संस्थाओं के द्वारा झंडा गीत गायन विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह आयोजन महानगर पालिका के माध्यम से सफलता से किया गया। महानगर पालिका के 10 जोन में महिला समुपदेशन केंद्र कार्यरत है, जिसकी जानकारी आपको है ही। एक विशेष बात जिसका विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, पूरे विदर्भ में बड़ी संख्या में सेना में कार्य करने वाले हमारे सैनिक बंधु रहते हैं। ये सैनिक बंधु बस से जब नागपुर आते हैं तो आवश्यकता नहीं कि उन्हें बस से अटैच टाइमिंग में ट्रेन मिले, इसलिए सैनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा व्यतीत करते हैं। ये सैनिक जब प्लेटफॉर्म पर पड़े रहते हैं तो बड़ा विचित्र सा महसूस होता है, और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमने कुछ तो भी अनूठा करना चाहिए। इसलिए नागपुर के जो जेसीओ है दीपक हुड्डा जी, उनसे मेरी चर्चा हुई, और उनसे चर्चा होने के बाद हमने एक निर्णय लिया। महानगर पालिका की महापौर निधि से मैंने 50 लाख रुपए की राशि उस सैन्य अधिकारी को महानगर पालिका के माध्यम से दी है। हमारे यहाँ टेकड़ी रोड पर जो मिलिट्री की जगह है, उस जगह में से एक जगह पर उस 50 लाख की राशि से एक आराम गृह बनेगा। अब यह जो सैनिक है यह प्लेटफॉर्म पर नहीं रहेगा। अगर इसकी ट्रेन लेट हो जाती है या ट्रेन में आने और बस के समय में अंतर है तो यह आराम गृह में आकर के विश्रांति करेगा। सैनिक का सम्मान होना चाहिए, इसलिए महानगर पालिका के माध्यम से वह आराम गृह निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि सेना को सुपुर्द की गई है। इस सेना खुद की जमीन पर आराम गृह का निर्माण करे और वो महानगर पालिका द्वारा प्रदत्त निधि से बना है, इसका उल्लेखित करे। इस प्रकार का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी भी माननीय आयुक्त के हस्ताक्षर होते बराबर हो जाएगी। सैन्य बोर्ड से उसकी लिखित में मान्यता आ गई है, कारण इसमें उनकी मान्यता के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उनकी लिखित में मान्यता आ गई है। जगह उनकी रहेगी, मेंटेनेंस वो करेंगे, निर्माण वो करेंगे, केवल निधि महानगर पालिका प्रदान करेगी। इस प्रकार से नियोजन है जिससे काम में बाधा ना हो सके। इस प्रकार का निर्णय हमने लिया है। कोविड के कार्यकाल में आप सबका सहयोग मिला, हमने अच्छा काम किया, उसकी जानकारी आपको है ही। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि 100% पहले डोज का हमने नागपुर शहर की जनता को लगाया है। जो वैक्सीनेशन का दूसरा डोज 70% हमने पूर्ण किया है। माननीय आयुक्त कार्यालय से जो 2 से 2.25 लाख लोगों के सेकंड डोज नहीं हुए हैं, उनकी यादी महापौर कार्यालय में मैंने बुलाई है। और जिस जिस सेक्टर के यह डोज बाकी है, महापौर कार्यालय से संबंधित प्रभाग के नगर सेवक को मैं व्यक्तिगत पत्र लिख रहा हूँ कि आप इन सारे बचे हुए लोगों को फोन करके इनके घर जाकर के इन्हें सेकंड डोज के लिए आगे बढ़ाइए। इसकी जिम्मेदारी महापौर की हैसियत से मैंने स्वयं ली है। अभी 60,000 के आसपास मेरे पास नाम आ गए हैं। हम सभी नगर सेवकों से आह्वान करते हैं कि नगर सेवक ने जिस प्रकार से पहले डोज के लिए बस लगा करके लोगों को वहां वैक्सीनेशन सेंटर तक ले गए, उसी प्रकार से सेकंड डोज 2.5 लाख लोगों के पूरे करने में नगर सेवकों के माध्यम से हम लोग सहयोग करना चाहेंगे। महानगर पालिका में 159 वैक्सीनेशन सेंटर हमने बनाए, सहजता से वैक्सीन हो सके, और सब लोगों ने बहुत सहजता से वैक्सीनेशन पूर्ण किया। 51 जगह कोविड टेस्टिंग की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से की गई। इंदिरा गांधी में महानगर पालिका का 14 बेड का आईसीयू नागपुर महानगर पालिका ने प्रारंभ किया। कोविड के दृष्टि से आईजीआर इंदिरा गांधी रुग्णालय में 100 बेड की संख्या, नागपुर शहर में किस हॉस्पिटल में कितनी बेड की हमने उपलब्धता सेकंड वेव के दरमियान की, इसकी भी जानकारी प्रेस नोट के माध्यम से आपको दी गई है। श्री आयुर्वेद में भी हमने 135 बेड की व्यवस्था की थी। बहुमूलक आयुर्वेद में हमने व्यवस्था की, लेकिन तब तक वेव कम हो गई, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं कर सके। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से वेव बढ़े, हमें उसका उपयोग करना पड़े, लेकिन इमरजेंसी में वह व्यवस्था भी महानगर पालिका के पास उपलब्ध है। महानगर पालिका ने कोविड के कार्यकाल में जीएमसी में, आईजीएमसी में, लता मंगेशकर में और मेघे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करा करके दिया, जिसमें अतिरिक्त मानधन देकर के किया। एमबीबीएस डॉक्टर को 30,000 रुपए का अतिरिक्त मानधन दिया और एमडी डॉक्टर को 50,000 रुपए का अतिरिक्त मानधन दिया। अभी मैंने 4 दिन पहले कोरोना की बैठक ली। माननीय आयुक्त महोदय ने बताया कि अभी जो गाइडलाइन सरकार की आई है, उस गाइडलाइन के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टर के लिए तो 1 लाख रुपए की राशि रखी गई है, लेकिन जो एमडी डॉक्टर था, जो तज्ञ डॉक्टर था, उसके लिए केवल 75,000 रुपए की राशि रखी गई है। और 75,000 रुपए की राशि में डॉक्टर काम नहीं करेगा। महानगर पालिका ने पिछले समय उसे 2.5 लाख रुपए दिया और सरकार ने 2 लाख रुपए दिया। तो इसलिए महानगर पालिका ने निर्णय लिया है कि डॉक्टरों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए बचा हुआ 2.25 लाख रुपए की राशि महानगर पालिका अपने पद से देगी और महानगर पालिका तज्ञ डॉक्टरों की नागपुर में कमी नहीं होने देगी। इस प्रकार का निर्णय भी महानगर पालिका ने लिया है। पिछले समय जो टॉप अप
हमने 50,000 का सीनियर डॉक्टर को दिया था, इस बार 2.25 लाख रुपए का टॉपअप देंगे। कारण इस शहर के नागरिकों को डॉक्टरों की कमी नहीं होना चाहिए, यह मूल भावना उसके पीछे की है। इसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर, आशा वर्कर और जो हेल्थ कर्मचारी थे, उन सभी को महानगर पालिका के माध्यम से हमने विशेष भत्ता पिछले समय भी दिया था। कोविड के कार्यकाल में अभी भी वे कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें विशेष भत्ता हम देंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। महानगर पालिका के परिवहन विभाग की सेवा पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छी नागपुर महानगर पालिका ने। हमने 25 मिनी बसों में मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई, आयुक्त महोदय के साथ बैठक हुई। इस समय जो वेरिएंट आया है ये बहुत ज्यादा आक्रामक है, तीव्रता से संख्या बढ़ सकती है, इसलिए इसको 3 गुना करने का निर्णय उस दिन की बैठक में लिया। अगर ये वेरिएंट ज्यादा प्रभाव करता है तो मोबाइल लैब की संख्या ज्यादा बढ़ानी होगी, इस दृष्टि से इसे 3 गुना करने का निर्णय भी हमने लिया है। महानगर पालिका के माध्यम से हमने हमारी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया, जिसका बहुत लाभ मिला। कारण 5,000 10,000 रुपए की लूट नागरिकों के माध्यम से 1-1 2-2 किलोमीटर की जारी थी। महानगर पालिका ने निःशुल्क एम्बुलेंस को उपलब्ध कराने की बात कही तो बहुत बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ मिला। रात को 2 बजे और 3 बजे भी महानगर पालिका की बस ने एम्बुलेंस के रूप में सेवा दी। इसके लिए हमारे कर्मचारियों को हमने उस प्रकार की ट्रेनिंग दे करके उन्हें उस दृष्टि से तैयार किया कि वे एम्बुलेंस में सेवा दे सके। इसके अलावा नागपुर महानगर पालिका की मिनी बस को हमने एम्बुलेंस के अलावा जब मृतकों की संख्या ज्यादा होगी तो शव वाहिनी के रूप में भी उपयोग किया। इस दृष्टि से हमने यह सब किया है। मैंने जो बताया तो बहुत लंबा हो गया ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं संक्षिप्त में बता सकूं करके। आप सभी ने मेरी इन सारी बातों को वर्ष भर अखबार में छापा है, लेकिन जिम्मेदारी है कि जिस जनता ने मुझे निर्वाचित करके दिया नगर सेवक के रूप में, और जिन नगर सेवकों ने मुझे महापौर के रूप में पद पर बैठाला, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके मैंने क्या किया उसका लेखा जोखा लोगों के सामने होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में मनुष्य के काम की ऑडिटिंग होना नितांत आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया कि मुझे 5.5 महीने कोविड के नहीं मिले, 1.5 महीना आचार संहिता का नहीं मिला, 7 महीने ऐसे ही चले गए, और 104 दिन तो शनिवार और इतवार में चले गए। उसके बावजूद जो थोड़ा सा समय मिला था उसमें छोटे से काम में कर सका। मैं अपने संपूर्ण काम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ ऐसा तो नहीं, लेकिन मैं समाधानी हूँ। मुझे शायद कोविड का कार्यकाल 4.5 महीने का नहीं रहता तो मैं इससे और अच्छा काम कर सकता था, मुझे विश्वास है। जिन बातों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसके टेंडर हो जाएंगे, वे काम भी परिपूर्ण हो जाते हैं, इस दिशा में मैं काम कर सकता था। मैंने जो आपसे कहा कि मैं मार्च तक 50 वंदे मातरम शुरू कर सकूंगा, शायद वो 4.5 महीने का कार्यकाल खराब नहीं होता तो मैं उस समय में विशेष रूप से 75 के 75 शुरू कर सकता था। अभी भी प्रयास है कि मैं 75 शुरू कर सकूं, लेकिन समय, आचार संहिता यह गवाही नहीं दे रहे, लेकिन कम से कम 50 तो वंदे मातरम शुरू हो जाएंगे ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी ने सकारात्मक सहयोग दिया। कोविड में शहर के एनजीओज ने, शहर के शासकीय कर्मचारियों ने, सबने बहुत सकारात्मक सहयोग दिया। नागरिकों के और व्यापारी समुदाय के सहयोग के बगैर हम यह सब नहीं कर सकते थे। इसलिए इस शहर की संपूर्ण जनता का, संपूर्ण एनजीओज का, साथ ही साथ में संपूर्ण व्यापारी संगठनों का भी हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।